और फिक्र की शुरुआत उस क्रिकेट मैच के साथ जो होना ही नहीं चाहिए था। जिस देश ने पहलगाम में आतंकी हमला किया, उस देश के साथ क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए था। लेकिन लाख विरोध के बाद भी जब वो मैच हो ही गया तो पाकिस्तान को हार और अपमान के ऐसे घूंट पिलाकर गया है जिससे वो तड़प रहा है। पाकिस्तान में लोग सदमे में हैं और सोच रहे हैं कि काश इस मैच का बहिष्कार ही हो जाता तो इतनी जलालत ना झेलनी पड़ती। पिछले करीब 24 घंटे से पूरे देश में भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की चर्चा हो रही है। इस मैच को लेकर कई बड़े अपडेट्स हैं हमारे पास। पाकिस्तान की हार की हताशा और फिर सार्वजनिक बेइज्जती के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों और पाकिस्तान के आवाम के आंसुओं की फिक्र की वीडियो फाइल। इसके अलावा फिक्र का एक चैप्टर उस हैंडशेक को लेकर है जिसकी पाकिस्तान में दर्द भरी चर्चा हो रही है और दुबई में लाइव धुनाई के बाद लाहौर कराची तक आवाम के आंसू निकल रहे हैं। पहले आप इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर तब की है जब मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी टीम इंडिया से हाथ मिलाने के लिए खड़े थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने उनके गाल पर बेइज्जती का ऐसा थप्पड़ जड़ा जिसका दर्द उन्हें अब तक हो रहा है। हमारे खिलाड़ियों ने उनसे हाथ नहीं मिलाया बल्कि ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद गेट अंदर से बंद कर लिया। अब स्टेडियम में सरेआम हुई इस बेइज्जती से पाकिस्तान के खिलाड़ी बौखलाए हुए हैं। खबर है पाकिस्तान टीम के मैनेजर ने एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी में भारतीय टीम की शिकायत की है और दावा किया है कि मैच के दौरान टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ अनुचित व्यवहार किया। इस तड़प की वजह है हैंडशेक वाली वो बेइज्जती जो कल भारतीय टीम ने की है। पाकिस्तान की टीम का असली अपमान तब हुआ जब उसके खिलाड़ी मैच के बाद स्टेडियम में हैंडशेक के लिए इंतजार करते रह गए, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद गेट बंद कर लिया। और अब पाकिस्तान और उसके खिलाड़ी ये सोच रहे हैं कि हार तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते, इस बेइज्जती का क्या करेंगे। पहले हम आपको हैंडशेक वाले टकराव पर पाकिस्तानी कोच और टीम इंडिया के कप्तान का रिएक्शन दिखाते हैं जिसमें पाकिस्तान का दुख अपार है। इस सब के बीच में अब पाकिस्तानियों को कप्तान सूर्य का एक शब्द शूल जैसे चुभ रहा है। टीवी डिबेट्स में टीम इंडिया और भारत के खिलाफ नफरत भरी गुगली फेंकी जा रही है। वहीं फेंक सकते हैं, मैदान में तो कुछ कर नहीं पाए। खैर, जहरीले बयानों के बड़े बड़े शॉट लगाए जा रहे हैं। वैसे बेहतर होता पाकिस्तान के लोग इस बात पर थोड़ा रिसर्च करते कि नौबत यहां तक आई क्यों। हालांकि वो सच का कभी सामना करेंगे लगता नहीं। इस मैच के बाद पूर्व क्रिकेटर्स की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पूर्व पाक क्रिकेटर शोएब अख्तर इतना नाराज हो गए हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी टीम के लिए कहा है कि वो बात तो करोड़ों की करते हैं जबकि दुकान उन्होंने पकौड़ों की लगा रखी है। दूसरी तरफ पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने कहा है कि अच्छा हुआ ये मैच लाइव था, वरना पाकिस्तान सोशल मीडिया पर यह कह देता कि हम जीत गए हैं। वैसे पहलगाम हमले की स्क्रिप्ट लिखने वाले फील्ड मार्शल मुनीर के साथ कुछ दिन पहले शोएब अख्तर नजर आए थे। आज पाकिस्तान की इस बेइज्जती से वो सदमे में आ गए हैं और एसी स्टूडियो वाले टीवी डिबेट्स में खेल भावना वाला ज्ञान दे रहे हैं। वैसे जिस बेइज्जती पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों की, पूर्व क्रिकेटर्स की और वहां की आवाम के दिमाग की नसें फट रही हैं, उस पर आईसीसी का नियम क्या कहता है ये भी देख लेना चाहिए। देखिए, हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो आईसीसी की रूल बुक के अनुसार सही है या गलत है, या रूल बुक में इसका कोई मेंशन है भी या नहीं। आइए देखते हैं। देखिए, हमने आपकी जानकारी के लिए आईसीसी की रूल बुक से ये बात समझने की कोशिश की कि आखिर हैंडशेक जरूरी है नहीं। तो ये बात सामने आई है कि आईसीसी के नियमों के अनुसार हैंडशेक करना जरूरी नहीं है। असल में मैच के बाद खिलाड़ियों का हैंडशेक करना सिर्फ एक परंपरा है, अनिवार्य नियम नहीं है। खिलाड़ी एक दूसरे के साथ सिर्फ खेल भावना को ध्यान में रखकर हैंडशेक करते हैं। यानी आईसीसी की इस रूल बुक के अनुसार पाकिस्तान का शिकायत वाला एजेंडा यहीं पर पंचर हो जाता है। लेकिन इस हार ने पाकिस्तानी आवाम को बहुत बड़ी पीड़ा पहुंचाई है। उनके अपार दुख को इस रील में जरूर देखिए आप। अब सवाल खड़ा यह होता है कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर क्या इसके लिए भी अमेरिका जाएंगे?
फिक्र में अब बात करते हैं कतर और इजराइल के बीच चल रही तनातनी की। जो कतर कुछ वक्त पहले तक इजराइल और हमास के बीच शांति की मेजबानी कर रहा था, आज वो इजराइल के हमलों से भड़का हुआ है। अरब के तमाम मुल्क और दुनिया के सभी मुस्लिम देश इस वक्त कतर के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और हर कोई एक सुर में बोल रहा है कि अब इस्लामिक आर्मी बनाने का वक्त आ गया है, ठीक उसी तर्ज पर जिस तरह अमेरिका की अगुवाई में नेटो को बनाया गया है। यानी दुनिया के तमाम मुस्लिम देश अब अपना इस्लामिक सैन्य संगठन बनाने पर विचार कर रहे हैं। इस्लामिक आर्मी बनाए जाने पर यह मंथन कतर की राजधानी दोहा में चल रहा है। सोचिए, उस दोहा में चल रहा है, उस कतर में चल रहा है जहां पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। दोहा में पिछले 2 दिनों से अरब देशों की बैठक चल रही है। इस बैठक में इजराइल के हमलों को लेकर चर्चा हो रही है और जवाबी कार्रवाई को लेकर आगे की रणनीति भी बनाई जा रही है। बैठक में अरब देशों के अलावा तमाम मुस्लिम देश भी शामिल हैं, जिन्होंने अलग अलग तरीकों से इस्लामिक आर्मी बनाए जाने का प्रस्ताव दिया। मिस्र ने नेटो जैसे एक सशस्त्र बल बनाए जाने की बात कही है, जिसकी अध्यक्षता अरब लीग के 22 देशों को बारी बारी से सौंपी जाएगी और पहला अध्यक्ष मिस्र का होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अरब देशों के सामने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया, जिनमें इजराइल से मुकाबले के लिए इस्लामिक देशों की संयुक्त सेना बनाने की पेशकश की गई है। इधर ईरान के पूर्व कमांडर ने इजराइल से निपटने के लिए मुस्लिम देशों से संयुक्त मोर्चा बनाने की अपील की। हालांकि प्रस्ताव देने वाले तीनों देशों की गुप्त मंशा जग जाहिर है। मिस्र चाहता है कि उसे इस्लामिक आर्मी की कमान मिल जाए, जिससे अरब देशों में उसका वर्चस्व बढ़ जाए। पाकिस्तान की मंशा बहुत खतरनाक है। वो एक आतंकी मुल्क है। वो चाहता है कि भविष्य में कभी अगर उस पर हमला हुआ तो सारे मुस्लिम देश उसका साथ दें। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया था, लेकिन भविष्य में वो सारे मुस्लिम देशों का साथ चाहता है, इसलिए इस्लामिक देशों की संयुक्त सेना बनाने को कह रहा है। उधर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित है। इजराइल उसके परमाणु ठिकानों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा चुका है और भविष्य में भी दोनों के बीच जंग के आसार हैं। हालांकि मिस्र ने 2015 में भी अरब शिखर सम्मेलन में नेटो की तर्ज पर इस्लामिक आर्मी बनाने की बात कही थी। सैद्धांतिक रूप से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन बाद में इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। अब फिर से वही मांग जोर पकड़ रही है। दोहा में बैठकों का दौर चल रहा है और ये बैठकें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब इजराइल अपने हमलों का दायरा बढ़ा रहा है। पहले गाजा, फिर लेबनान, उसके बाद ईरान और अब दोहा। पिछले 2 साल में इजराइल कई देशों पर बम गिरा चुका है और अब यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि उसका अगला निशाना कौन होगा। इजराइल के अगले टारगेट को लेकर ईरान के पूर्व जनरल मोहसिन रेजाई के एक दावे ने मुस्लिम देशों में हलचल पैदा कर दी है। पूर्व ईरानी जनरल मोहसिन रेजाई ने दावा किया है कि अगर इस्लामिक देशों की बैठक में इजराइल के खिलाफ एक्शन को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया तो उसका टारगेट तुर्की, इराक और सऊदी अरब हो सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जो अरब देश इस वक्त इजराइल के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका लेता है। खासतौर पर कतर को अमेरिका पर बहुत भरोसा है। इसीलिए कुछ वक्त पहले उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को $40 करोड़ का एक लग्जरी जेट भी गिफ्ट में दिया। लेकिन अमेरिका इजराइल का करीबी सहयोगी है। हालांकि ट्रंप ने कतर पर हमलों की निंदा की है, लेकिन अरब देशों और इजराइल के बीच अगर युद्ध के हालात बने तो अमेरिका को अपने स्टैंड के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिसके कंधे पर अमेरिका का हाथ होगा उसका पलड़ा भारी माना जाएगा। तमाम अरब देश इजराइल की ताकत को अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो उसको हल्के में नहीं लेना चाहते हैं। ये देश 1967 की उस जंग को नहीं भूले हैं जब इजराइल ने अपने दम पर 6 मुस्लिम देशों को सिर्फ 3 दिन के अंदर मात दे दी थी। 5 जून 1967 से 10 जून 1967 तक चली जंग। बेसिकली ऑपरेशनल टाइम 3 दिन था। जंग में इजराइल की आर्मी ने मिस्र, सीरिया, सऊदी अरब, लेबनान, इराक और जॉर्डन को बुरी तरह हराया था। 6 दिनों तक चली इस जंग में इजराइल ने सीरिया से गोलान हाइट्स तक का इलाका छीना। इन 6 दिनों में इजराइल ने अकेले 6 अरब देशों पर जीत हासिल की और इस युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में इजराइल एक बड़ी ताकत बनकर उभरा। अब उसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और अरब देश उससे मुकाबले के लिए इस्लामिक आर्मी बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट की नेटो बनने में सबसे बड़ी अड़चन अमेरिका ही है और वो लगातार ये कोशिश करता है कि मिडिल ईस्ट में बगैर उसके कोई भी नेटो का ख्वाब ना देखे, मतलब नेटो जैसे ग्रुप का ख्वाब ना देखे।
अरब वर्ल्ड में जहां इस्लामिक आर्मी के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया जा रहा है, तो वहीं ब्रिटेन में भी कुछ इसी तरह की चिंगारी सुलग रही है। सड़कों पर जन सैलाब उमड़ रहा है। तस्वीरें देखें आप सर, आजादी के नारे लग रहे हैं। वो ब्रिटेन जिसने सैकड़ों साल तक दुनिया के अलग अलग देशों पर हुकूमत की, जिस ब्रिटिश राज में कभी सूरज कभी अस्त नहीं होता था, वो ब्रिटेन आज एक अनजाने खौफ के साए में जी रहा है। वहां के मूल निवासियों को खुद के गुलाम होने का डर सता रहा है। उन्हें अपनी आजादी खतरे में दिख रही है। यह फिक्र उन्हें क्यों हो रही? इन सवालों का जवाब आंकड़ों के साथ। ब्रिटेन के नागरिक अब कह रहे हैं कि देश में बढ़ रहे अप्रवासी उनकी आजादी छीन रहे हैं। इसी के खिलाफ लाखों लोग एक साथ लंदन की सड़कों पर उतर आए। अब प्रवासियों की बढ़ती संख्या के खिलाफ लंदन की सड़कों पर यूनाइटेड द किंगडम नाम से रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारी वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पर मार्च करते हुए पहुंचे। हर तरफ ब्रिटेन के झंडे लहराते दिखे। आयोजकों का दावा तो यहां तक है कि विरोध प्रदर्शन में 10 लाख लोग शामिल हुए। ये प्रदर्शन सबसे पहले उन होटलों के बाहर शुरू हुए जहां शरणार्थियों को जगह दी जाती है। इस दौरान ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने कहा, हमें अपना वतन वापस चाहिए, प्रवासियों को हर हाल में वापस भेजो। इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटेन में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को रोकने की मांग की गई। कहा गया कि ब्रिटेन के मूल नागरिक अब अप्रवासियों का बोझ नहीं झेलेंगे, वो लड़ेंगे और अपनी असली पहचान बचाएंगे। ब्रिटेन के मूल नागरिकों की चिंता को लेकर हमने फिक्र की एक फाइल भी तैयार की है, लेकिन पहले आप उनका गुस्सा देखिए, फिर आपको इसकी वजह डेटा के साथ बताते हैं। देखिए, एक टर्निंग पॉइंट था साल 2015 में, जब यूरोप के अंदर सीरिया, अफगानिस्तान और इराक से बहुत सारे रेफ्यूजीज आए। कई यूरोपियन देशों ने इनको वेलकम किया, कई ने नहीं किया, लेकिन तब एक हाई पॉइंट था। उस जमाने में जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने बहुत सारे रेफ्यूजीज को वेलकम किया और कई पॉलिटिकल पार्टीज का ये मेन एजेंडा तक हो गया, प्रो और एंटी। अब हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, ऐसा यूरोप की जनता को लगता है, खासकर जिस तरीके से अलग अलग देशों में युद्ध चले। लंदन में गुस्से की इस लहर के पीछे है ब्रिटेन के ही मूल नागरिकों की घटती संख्या। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल वहां 73% आबादी मूल ब्रिटिश नागरिक की, जो 2050 तक घटकर 57% तक रह जाएगी। इस हिसाब से 2063 तक अपने ही देश में ब्रिटेन के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे, क्योंकि तब उनकी आबादी 50% से कम हो जाएगी। 2075 तक वो कुल आबादी का 44% तक रह जाएंगे और इस सदी के अंत तक ब्रिटेन में वहां के मूल नागरिकों की आबादी सिर्फ 33% रह जाएगी। गुलामी वाले इस डर की वजह भी यही है। ब्रिटेन में पिछले कुछ वर्षों से अप्रवासियों की बाढ़ सी आ गई। 2022 में वहां रिकॉर्ड 7,64,000 अप्रवासी पहुंचे, तो 2023 में ऐसे लोगों की संख्या 6,85,000 थी। पिछले साल 4,30,000 अप्रवासी ब्रिटेन पहुंचे, जबकि इस साल जून तक 1 लाख से ज्यादा लोग ब्रिटेन में शरण लेने के लिए आवेदन कर चुके हैं। लोगों को लग रहा है कि अप्रवासी उनके आर्थिक अवसर और सांस्कृतिक पहचान दोनों छीन रहे हैं। ब्रिटेन में फिलहाल 40 लाख मुस्लिम अप्रवासी हैं, जो कुल आबादी का करीब 6.5% है। वहीं हिंदू अप्रवासियों की संख्या करीब 12 लाख है। ईसाई, सिख और अन्य अप्रवासी 57 लाख है। गौर करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन में सबसे ज्यादा तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी है। पिछले 25 वर्षों में इनकी आबादी दोगुनी हो गई है। वर्ष 2001 में ब्रिटेन में सिर्फ 16 लाख मुस्लिम थे, जो कुल आबादी का 3% हिस्सा थे। अब 40 लाख मुस्लिम आबादी है, जो कि कुल आबादी का 6.5% है। इस हिसाब से वर्ष 2050 तक वहां 1,40,00,000 मुस्लिम आबादी होगी, जो कुल आबादी का करीब 17.5% होगा। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक मुस्लिम आबादी 27 लाख थी, जो 2021 की जनगणना में बढ़कर 39 लाख को पार कर गई। यानी 10 साल में मुस्लिमों की संख्या में 12 लाख से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। द टाइम्स यूके के मुताबिक ब्रिटेन में 85 शरिया अदालतें काम कर रही हैं। ये पश्चिमी देशों में सबसे ज्यादा है। 2024 में मुस्लिम विरोधी नफरत के 6,300 से अधिक मामले रिकॉर्ड किए गए, जो 2023 की तुलना में 43% ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक लंदन और बर्मिंघम जैसे बड़े शहरों में मुस्लिम आबादी 15 से 20% के बीच पहुंच चुकी है। अब इसी का हवाला देकर दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन ने लंदन में इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया,
वैसे प्रवासियों की बढ़ती संख्या का सियासी कनेक्शन भी है। फिलहाल वहां लेबर पार्टी की सरकार है जिसे प्रवासियों का समर्थक माना जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री की स्टारमर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा कि हिंसा, डर और बंटवारे का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनके आगे सरेंडर नहीं करेंगे। हालांकि टॉमी रॉबिन्सन और लंदन में हुए इस प्रदर्शन को अमेरिकी कारोबारी इलॉन मस्क ने भी समर्थन किया है। मस्क ने कहा है कि अब यूरोप के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, उसके लिए लड़ो या मरो वाली स्थिति। देखिए, एक स्कूल ऑफ थॉट और कई एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि जो प्रोजेक्ट चलाया गया अरब स्प्रिंग, ये उसका एक साइड इफेक्ट है। आप सभी लोग अरब स्प्रिंग को लेकर हमारे इस शो के ऊपर कमेंट करें। मैं चाहूंगा आप इस पे कमेंट करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप सोशल मीडिया में इसको देख रहे हैं। लंदन में हो रहे इस प्रदर्शन की चर्चा भारत में भी हो रही है। इस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, वो भी सुनिए। सबकी भविष्यवाणियां झूठी कराकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। चर्चिल ने कहा था तुम टिकोगे नहीं, स्वतंत्र हो जाओगे तो बच जाओगे, नहीं हुआ। इंग्लैंड बटने की स्थिति में आ रहा है। हम नहीं बटेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। कभी बढ़ गए थे, वो भी हम मिला लेंगे फिर से। भारत ने इस साल पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब तीर्थ यात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया। यह यात्रा नवंबर में गुरु नानक देव जी की जयंती पर प्रस्तावित थी, लेकिन पाकिस्तान से तनाव और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए इसकी मंजूरी नहीं दी गई है। गृह मंत्रालय ने एसजीपीसी को पत्र लिखकर कहा है कि मौजूदा हालात में यह यात्रा संभव नहीं है। पंजाब के सीएम ने केंद्र के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो सकता है तो श्रद्धालुओं को दर्शन से क्यों रोका जा रहा है। अकाली दल ने भी सरकार से फैसले की समीक्षा करने का आग्रह किया है। देश में बेरोजगारी दर में लगातार दूसरे महीने गिरावट दर्ज की गई है। अगस्त महीने में बेरोजगारी दर 5.1% पहुंची, जो कि जून के मुकाबले 0.5% कम है। सांख्यिकी मंत्रालय ने श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। और बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि अगर हमें एसआईआर के किसी भी चरण में चुनाव आयोग की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी मिलती है तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। बिहार में एसआईआर की वैधता पर अंतिम दलीलें सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। वो गुरदासपुर के उस गांव में पहुंचे जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में एक है। वहां उन्होंने किसानों से बात की। राहुल ने कहा कि किसानों को नुकसान के बदले मुआवजा जल्द मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार ने 100 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक कर दिया है। इनमें से कई हैंडल पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। आरोप है कि इन हैंडल्स के जरिए डोडा और किश्तवाड़ में आम आदमी पार्टी के विधायक मेराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी। पटना में दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये अभ्यर्थी कट ऑफ लिस्ट और आंसर शीट जारी करने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा वो विधानसभा चुनाव से पहले दरोगा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने की भी मांग कर रहे थे। सट्टेबाजी ऐप केस में पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती से ईडी ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की है। वो दिल्ली के दफ्तर में पेश हुई। सट्टेबाजी ऐप पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का आरोप है। इसी केस में कल ईडी ने उर्वशी राउतेला को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली बीएमडब्ल्यू हादसे में कार चलाने वाली महिला गगनप्रीत मक्कड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीएमडब्ल्यू से हुए सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हुई थी। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर 20 किलोमीटर दूर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और नेपाल में सुशीला कार्की की नई कैबिनेट ने पहला महत्वपूर्ण कदम उठाया। 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। कार्की ने की कैबिनेट ने प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले जेन जी के शहीद का दर्जा देने की घोषणा भी की है। इसके अलावा पूर्व में ओली सरकार के सभी निर्णयों और प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया है। और अब बात तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य की, जिनके मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर हंगामा मचा हुआ है। रामभद्राचार्य ने उत्तर प्रदेश के एक हिस्से को मिनी पाकिस्तान कहकर संबोधित किया। कहा है कि पश्चिमी यूपी में आने से लगता है कि यह मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। उनके इस बयान पर विवाद हो गया है। देश के एक हिस्से की तुलना पाकिस्तान से करने पर ज्यादातर विपक्षी दल के नेता और मौलाना नाराज हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या जगत गुरु जैसे विद्वान को इस तरह की उपमा देनी चाहिए। आखिर ये जगत गुरु कहे जाने वाले व्यक्ति का बयान कैसे हो सकता है। विपक्ष के इन हमलों की पूरी फाइल आगे दिखाएंगे। पहले देख लेते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य की ओर से हुई ये नई कंट्रोवर्सी।
जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जो कहा, फिक्र की कसौटी पर उसे परख लेते हैं। जानते हैं कि पश्चिमी यूपी को क्यों मिनी पाकिस्तान नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ भेदभाव होता है, लेकिन पश्चिमी यूपी में हिंदू और मुस्लिम दोनों शांति से रहते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने में परेशानी होती है, लेकिन पश्चिमी यूपी में हिंदू और मुस्लिम दोनों अपने अपने त्योहार खुशी खुशी मनाते हैं और एक दूसरे के त्योहार में शामिल भी होते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं के जबरदस्ती धर्मांतरण की खबरें आती हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी में हालात पाकिस्तान जैसे नहीं है। ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन समय की बंदिशों को देखते हुए रामभद्राचार्य के लिए इतना सत्य काफी है। फिलहाल विपक्ष के नेता रामभद्राचार्य के इस बयान से काफी नाराज हैं और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती तो ये सवाल कर रहे हैं कि पश्चिमी यूपी भला पाकिस्तान कैसे हो सकता है। उत्तर प्रदेश में तो पिछले 5-6 वर्षों से आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हैं। उनके राज में रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन रहा है। योगी जी के राज में पाकिस्तान, योगी जी के राज में पाकिस्तान कैसे हो सकता है? और अगर रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं तो फिर क्यों इस टाइप के अनाप शनाप बातें कही जाती हैं, इसकी गहराई में जानना चाहिए हमको कि उनसे ये बात वो खुद कह रहे हैं या किसी पार्टी विशेष की तरफ से उनसे ये बातें कहलवाई जा रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपमान कर रहे हैं पाकिस्तान बताकर। हम सारे मुसलमान क्या आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान बता रहे हैं? जो शंकराचार्य जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल निराधार है, उसका कोई वजूद नहीं, उसका कोई बुनियाद नहीं। और पाकिस्तान का शब्द धर्मगुरु जैसे लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साधु संतों को सामाजिक जीवन में ही रहना चाहिए, उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए या ऐसे वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए जिससे देश में अशांति का माहौल हो। रामभद्राचार्य ने सिर्फ मिनी पाकिस्तान वाला बम नहीं फोड़ा है, उन्होंने महिलाओं पर अंग्रेजों और मुस्लिम धर्म की सोच बताने का भी दावा किया। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजों ने महिलाओं को एंजॉय के लिए वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट माना, जबकि इस्लाम में महिलाओं की सबसे ज्यादा दुर्गति हो रही है। सुनिए उन्होंने महिलाओं पर क्या कुछ कहा। रामभद्राचार्य की महिलाओं पर की गई टिप्पणी आपत्तिजनक है। किसी धर्म में महिलाएं क्या हैं और क्या नहीं, इसका सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हर धर्म ग्रंथ ने अपने अपने तरीके से स्त्रियों की महिमा और भूमिका पर लिखा है, लेकिन सबसे ऊपर है भारत का संविधान, जो हर महिला को बराबरी का अधिकार देता है, चाहे वो काम करने की आज़ादी हो या फिर खुद अपनी जिंदगी तय करने की आज़ादी। इसीलिए ऐसे बयान सिर्फ धार्मिक और सामाजिक विवाद को बढ़ाते हैं। इससे रामभद्राचार्य जैसे धर्मगुरुओं को बचना चाहिए। उन्हें समझना होगा कि विचारों में कसाव ही आस्था का असली बल है। अब बात सुप्रीम कोर्ट की, जहां से आज वक्फ संशोधित कानून पर बड़ा अपडेट आया। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में अपना अंतरिम आदेश दिया है। कुछ दलील याचिकाकर्ताओं की मानी गई हैं तो कुछ सरकार की। ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। नए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर 128 पन्नों का अंतरिम फैसला आया। हमारे पास जजमेंट की कॉपी भी है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिक्र के फैंस के लिए हमने सरल शब्दों में इस निर्णय पर एक प्रश्नोत्तरी तैयार की है। प्रश्नोत्तरी के जरिए आप जजमेंट और उससे जुड़े सवालों के जवाब आसानी से समझ जाएंगे। देखिए पूरी डिटेल है, सवाल देखिए, उसका जवाब देखिए, सब समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न, क्या पूरे वक्फ संशोधित कानून पर रोक लगी है या फिर उसके कुछ प्रावधानों पर? उत्तर है नए कानून के अमल पर रोक नहीं है, उसके कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई गई है। दूसरा प्रश्न, सर्वोच्च अदालत ने किन प्रावधानों पर रोक लगाई है? देखिए अदालत ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके मुताबिक वक्फ करने के लिए कम से कम 5 साल तक मुस्लिम होना जरूरी था। तीसरा प्रश्न, 5 साल मुस्लिम वाले प्रावधान पर कब तक रोक रहेगी? यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक राज्य सरकारें यह तय करने के लिए नियम नहीं बना लेती कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं है। अगला प्रश्न अब यह है कि वक्फ बोर्ड में कितने गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। नए कानून में यह संख्या तय नहीं थी।
लेकिन अदालत ने आज इसे फिक्स कर दिया है। राज्य वक्फ बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 गैर मुस्लिम सदस्यों को रखने की मंजूरी दी गई है। ये एक राहत भरा फैसला माना जा रहा है। अब प्रश्न है कि वक्फ बोर्ड का सीईओ कौन होगा। न्यायालय ने कहा है कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक मुस्लिम होना चाहिए। यह आदेश नहीं बल्कि सुझाव है। वक्फ संपत्ति तय करने को लेकर कलेक्टर के अधिकार का क्या होगा। फैसले में साफ कहा गया है कि कलेक्टर या कार्यपालिका को संपत्ति के अधिकार तय करने की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक धारा 3C के तहत वक्फ संपत्ति पर अंतिम फैसला वक्फ ट्राइब्यूनल और हाईकोर्ट से नहीं हो जाता तब तक वक्फ को संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। राजस्व रिकॉर्ड में किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यानी अब कलेक्टर के तय करने से ही यह साबित नहीं होगा कि संपत्ति वक्फ है या नहीं। वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की क्या व्यवस्था रहेगी। कोर्ट के मुताबिक पुराने कानून में भी बिना वक्फ डीड के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी। फिर भी जिन मुतवल्लियों ने 30 साल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो अब ये नहीं कह सकते हैं कि नए कानून में रजिस्ट्रेशन के लिए वक्फ डीड की मांग करना मनमाना। यानी वक्फ बाय यूजर पर मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली। अगर संपत्ति के दस्तावेज नहीं होंगे तो उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। इस कानूनी विवाद के 3 प्रमुख मुद्दे थे। पहला, उन संपत्तियों को अधिसूचित करने की शक्ति से जुड़ा था जिन्हें अदालतों द्वारा उपयोग के आधार पर या डीड द्वारा वक्फ घोषित किया गया। दूसरा मुद्दा राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में सदस्यों की संख्या से जुड़ा था जो आज तय हो गया। तीसरा विवाद उस प्रावधान को लेकर था जो कहता है कि जब कलेक्टर जांच करेगा कि कोई संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं तो उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। 22 मई को लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। अंतरिम आदेश में कोर्ट ने साफ किया कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर संतुष्टि जताई तो विपक्ष भी इसमें अपनी जीत बता रहा है। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले से निराश है। बोर्ड ने इस आदेश को अधूरा और असंतोषजनक बताया है। 16 नवंबर को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली भी करेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि कोई भी कानून जब पार्लियामेंट में बनता है और पार्लियामेंट में विस्तृत रिकॉर्ड चर्चा, आपको मालूम होगा सबसे लंबी चर्चा भारत का संसद का इतिहास में, उसको खारिज नहीं कर सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगाया है। संतोषजनक है। मैं समझता हूँ कि ये बैलेंस से आपके जजमेंट है, ये अंतरिम आदेश है और हम क्या पूरे लोग इसको स्वागत करना चाहिए कि फिलहाल जो डिमांड था उस पर राहत मिली। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए जो भी ज़रूरी इक़दाम करना है वो सुप्रीम कोर्ट करे। ये जो केंद्र सरकार की जो सकारात्मक पहल है उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर है। फौरी तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है और सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करता हूं और हमें उम्मीद भी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट गरीब, कमज़ोर, लाचार मुसलमानों का ख्याल रखते हुए अच्छा और बेहतरीन फैसला देगी। और अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। चलते हैं चुनावी राज्य बिहार, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी दौरे पर थे। आज पीएम मोदी बिहार के सीमांचल इलाके में पहुंचे। उन्होंने पूर्णिया पहुंचकर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और पूर्णिया से पहली कमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई है। इस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कई केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद और विधायक उपस्थित थे। आज पीएम ने बिहार में 36,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की है। पीएम ने 25,000 करोड़ रुपए की थर्मल पावर परियोजना की आधारशिला रखी। पीएम ने 2,680 करोड़ रुपए की कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी संपर्क परियोजना के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही विक्रमशिला से कटरिया के बीच 2,170 करोड़ की लागत वाली रेल लाइन की आधारशिला रखी। पीएम ने अररिया से गलगलिया के बीच 4,410 करोड़ रुपए की लागत से बनी नई रेल लाइन का भी उद्घाटन किया।
इसके अलावा जोगबनी और दानापुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की भी शुरुआत की है। पीएम ने आज अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 35,000 ग्रामीण और 5,920 शहरी लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी। विधानसभा चुनाव की तपिश को देखते हुए पीएम का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बिहार का सीमांचल इलाका राज्य में सत्ता बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में पीएम मोदी ने मुस्लिम वोट को साधने के लिए पूर्णिया से सीमांचल वाला वो कौन सा दांव चला है जिस पर राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक की नजर है, इसे भी समझते हैं। बिहार के 4 जिलों में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। किशनगंज 67.98%, कटिहार 44% से ज्यादा, अररिया 42%, लगभग 43%, पूर्णिया 38% से ज्यादा। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें अकेले सीमांचल में 24 विधानसभा सीटें आती हैं। 2020 के चुनाव में ओवैसी के मुस्लिम ध्रुवीकरण की वजह से चौंकाने वाले नतीजे आए थे और बीजेपी को सबसे ज्यादा 8 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस और एआईएमआईएम को 5-5 सीटें मिली थीं। यानी इस बार सीमांचल बिहार चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकता है। वैसे आज पीएम मोदी बिहार की जमीन से विरोधियों पर भी खूब गरजे। पीएम ने बिहार के लोगों की तुलना कथित तौर पर बीड़ी से करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की और इसे बिहार के लोगों का अपमान बताया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। और अब आपको पड़ोसी देश नेपाल लेकर चलते हैं। नेपाल में अंतरिम सरकार बन चुकी है और जेन जी का विरोध भी थम चुका है। लेकिन इस विद्रोह ने नेपाल को विकास के मार्ग से कितना पीछे धकेल दिया है, इसका अंदाजा आप इन 2 तस्वीरों से लगाइए। बड़ी अफसोसजनक तस्वीरें हैं। बाईं तरफ नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की इमारत है, एक भव्य इमारत, न्याय के प्रतीक और नेपाल के संविधान की आत्मा। ये तस्वीर विद्रोह से पहले की है। अब दाईं तरफ वाली तस्वीर पर ध्यान दीजिए। कोर्ट परिसर में खुली जगह, उस पर कुछ सफेद टेंट और उन तंबुओं में काम करते कर्मचारी किसी राहत कैंप की तरह नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर विद्रोह के बाद नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की है, यानी अब नेपाल का सुप्रीम कोर्ट इन टेंट्स में चल रहा है। दरअसल जेन जी विद्रोह के दौरान नेपाल की संसद और तमाम सरकारी इमारतों के अलावा उपद्रवियों ने सुप्रीम कोर्ट को भी आग के हवाले कर दिया था। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोला और आगजनी की। इतना ही नहीं, कोर्ट परिसर में खड़ी तमाम गाड़ियों में भी आगजनी की गई थी, जिनका कबाड़ अब तक वहीं पड़ा हुआ है। इसके अलावा उपद्रवियों ने सुप्रीम कोर्ट की कई फाइलों में भी आग लगा दी थी। बताया गया है कि इस विद्रोह में नेपाल सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों अहम दस्तावेज, ऐतिहासिक फैसले और केस रिकॉर्ड्स जलकर राख हो गए। अब जो कुछ बचा है वो इन टेंट्स के नीचे रखा गया है और इन्हीं के नीचे बैठकर सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है। पोलैंड बॉर्डर पर जहां नेटो के साथ रूस का बढ़ता युद्ध वाला तापमान है, पूरे विश्व की फिक्र बढ़ा रहा है। रूस ने नेटो बॉर्डर के नजदीक परमाणु मिसाइल वाला शक्ति प्रदर्शन किया है। बैरन सी में हाइपरसोनिक जिरकॉन क्रूज मिसाइल दागी है। रूस की जिरकॉन मिसाइल परमाणु हथियारों से लैस हो सकती है। रूस ने इस मिसाइल का टेस्ट बेलारूस के साथ चल रही ज़ेपैड 2025 वॉर एक्सरसाइज के दौरान किया। जिरकॉन क्रूज मिसाइल नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक है। 300 से 400 किलोग्राम तक पारंपरिक या परमाणु वॉरहेड ले जाने की ताकत रखती है। इस मिसाइल के बारे में पुतिन ने वर्ष 2019 में कहा था कि जिरकॉन की रफ्तार ध्वनि की गति से 9 गुना तेज है, अधिकतम 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अटैक कर सकती है।
रूस ने इस मिसाइल के अलावा कोस्टल मिसाइल सिस्टम का भी टेस्ट किया। वॉर्ड्रिल में यूरेन मिसाइल को भी शामिल किया गया। यूरेन मिसाइल डमी टारगेट पर बरसी, टारगेट को ध्वस्त किया। रूस की ओर से इन दोनों मिसाइलों का यह परीक्षण तब किया गया है जब रूस नेटो के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका प्रबल है। पोलैंड के बाद रोमानिया दूसरा देश बन चुका है जहां से रूसी ड्रोन की घुसपैठ के बड़े आरोप लगाए गए। हालांकि इस बार ना तो पोलैंड ने और ना ही रोमानिया ने इन घुसपैठिए ड्रोन्स को मार गिराने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए, लेकिन इसके बाद नेटो सेनाएं अब ज्यादा एक्टिव हो चुकी हैं।